नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। चुनाव में कई फैक्टर होते हैं, चुनावी मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों पर तमाम पार्टियों के अपने तर्क होते हैं, दावे होते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर सिलसिला चलता है। मगर इन सबसे अलग सबसे बड़ा मुद्दा सामाजिक और जातीय होता है। रीजनल पार्टियों की सियासत इसी पर टिकी होती है। अलग अलग जातियां और उन जातियों पर अलग अलग पार्टियों का असर चुनावी नतीजों को तय करता है। कभी राजनीतिक तौर पर महज पहचान की राजनीति करने वाले, कुछ ही नेतृत्व के इर्द गिर्द रहने वाले इन्हीं जातीय समीकरणों में से एक दलित समाज का चुनावी समीकरण। यह समाज अब देश भर की राजनीति की धुरी बनता जा रहा है। यह समाज अब सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सशक्त होने के साथ ही नई सोच और नजरिए को पेश कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देने में इस समुदाय का खासा महत्वपूर्ण रोल है और इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम पार्टियां इस वोट बैंक को अपने पाले में करने की भरसक कोशिश करती हैं। इन वोटर्स पर तमाम पार्टियां अपने हिसाब से अपना प्रभाव होने का दावा कर रही हैं, लेकिन कई सीटों पर सीधे असर रखने वाले दलित समाज के वोटर कौन सी करवट लेते हैं, वो इस बात को तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में किसे कितनी सीट मिलेगी। दलित वोटरों का क्या है गणित और क्यों इस वोट बैंक पर सभी पार्टियों की टिकी है नजर, इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, दलित वोटर किसके सपोर्टर। अलग अलग धड़ों में बचे वोटर, दलित समाज पर किसका असर। यूपी में अहम दलित पॉलिटिक्स, पार्टियां लगा रही पूरा जोर। बसपा कमजोर, मतदाता किस ओर। दलितों का सामाजिक आर्थिक विकास, राजनीति की धुरी बना दलित समाज। मोदी सरकार की सामाजिक योजना, दलित समाज का उत्थान। यूपी से लेकर केंद्र की राजनीति में दखल रखने वाली मायावती की बसपा की जीत का आधार हमेशा से दलित समुदाय रहा, लेकिन मायावती इन समुदायों के सशक्त बनाने पर कभी उन्होंने गौर ही नहीं किया और वो खुद को, अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत बनाने को प्राथमिकता रखी। दलित समाज को नेतृत्व देने वाला कोई दूसरा चेहरा था ही नहीं और मायावती इसी का भरपूर राजनीतिक फायदा उठाती रही। मगर गुजरते दौर के साथ दलित समुदाय को इस बात का एहसास होने लगा कि मायावती उनके हितों का ध्यान नहीं रख पा रही और उनसे उनका मोहभंग होना शुरू हो गया। इस समाज के वोटर नए विकल्प की तलाश में जुट गए और 2014 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी की तरफ अपना झुकाव दिखाया। मायावती के इस वोट बैंक को तब और झटका लगा जब चंद्रशेखर आजाद ने भीम पार्टी का गठन किया। आजाद जाटव समुदाय के हैं और वो यूपी में दलित राजनीति का महत्वपूर्ण चेहरा बन चुके हैं। दलित पिछड़ा राजनीति, देश के अलग अलग हिस्सों में दलित पिछड़ा राजनीति समाजवाद में अपना वजूद ढूंढती रही, लेकिन 2014 के आम चुनाव ने राजनीति में स्थापित परंपराओं को पूरी तरह बदल दिया। अब दलित समाज को हिंदुत्व की विचारधारा कहीं न कहीं अपनी ओर खींचती नजर आ रही है। कांग्रेस एक दलित अफसर को ऊंचे पद पर पहुंचते हुए देख ही नहीं सकती। ये वही कांग्रेस है जिसने रामनाथ कोविंद जी का विरोध किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब आम्बेडकर को हमेशा अपमानित किया। कांग्रेस ने दो बार बाबा साहब को चुनाव में हराया, उन्हें राजनीति से दूर करने की कोशिश की, जबकि ये भाजपा है जो बाबा साहब से जुड़े पुण्य स्थलों को पंचतीर्थ के तौर पर विकसित कर रही है। दरअसल जो दलित समाज कुछ अरसे पहले तक सिर्फ पहचान की राजनीति करने वाले नेतृत्व के साए में जी रहा था, वो अब पूरे देश की राजनीति की धुरी बनने लगा है। सामाजिक आर्थिक विकास में बराबरी की हिस्सेदारी करने लगा है और सशक्तिकरण की सीढ़ी चढ़ने लगा है। पहचान के दायरे से आगे बढ़कर अब वो हिस्सेदारी लेने और देने की स्थिति तक पहुंचने लगा है। ऐसे में हर राजनीतिक दल को उनके समर्थन की भूख है।
हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की एक लिस्ट बनेगी। उसमें आदिवासी होंगे, दलित होंगे, पिछड़े वर्ग के होंगे, माइनॉरिटी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, इन लोगों की लिस्ट बनेगी। करोड़ों लोगों की लिस्ट होगी। ये वही लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया, गरीबी रेखा के नीचे डाला। 90 के दशक में यूपी की राजनीति में दलितों को लेकर राजनीति अहम भूमिका में रही और मायावती की बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक कद को बढ़ाने में इसी वोट बैंक का आधार रहा। विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी, गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। शुरुआती दौर में देश की राजनीतिक नतीजों को बदलने की जबरदस्त असर रखने वाले दलित समाज पर गिने चुने पार्टियों का ही असर था, मगर बदलते वक्त के साथ उनमें राजनीतिक तौर पर जागरूकता पैदा हुई और उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि जिन पार्टियों का उन्होंने राजनीतिक कद बढ़ाया वो उनकी सामाजिक और आर्थिक तरक्की के मापदंडों पर खरा नहीं उतरा। खास वर्ग की राजनीति करने का दावा करने वाली पार्टियों ने जिस तरह से अपने हित को साधने की रणनीति को महत्व दिया, उससे उनका उन पार्टियों से मोहभंग होता चला गया। नतीजा ये हुआ कि अब उनके वोटर अलग अलग पार्टियों में अपने लिए संभावनाएं तलाशने लगे। दलित समाज देश की आबादी में लगभग 17 से 18% हिस्सा रखता है। पहले ये लोग बसपा, लोजपा, रिपब्लिकन पार्टी जैसे कुछ दलों की सीमा में बंधे थे, लेकिन धीरे धीरे परत खुलती गई कि जो पहचान खड़ी की गई थी वो वास्तव में सामाजिक न्याय नहीं बल्कि केवल परिवार और खुद के सशक्तिकरण पर टिकी। चुनाव में दलित समाज हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देश भर में 17 से 18% की आबादी वाले इस समाज का यूपी की कई लोकसभा सीटों पर सीधा असर है। यूपी की पॉलिटिक्स में इनके असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दलित समाज के उत्थान को प्राथमिकता दी। दलित समाज के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महिमा मंडन कर पीएम मोदी की सरकार ने उनके भरोसे को जीता। पीएम मोदी की सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं के जरिए उन्हें आर्थिक तरक्की में भी भागीदार बनाकर एक नई सामाजिक परिभाषा गढ़ने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी सरकार की इन पूरी कोशिशों का असर राजनीतिक स्तर पर भी नजर आता है और चुनावी नतीजों में इसके दिखने का स्वाभाविक तौर पर उम्मीद भी की जा रही है। बसपा से दलितों का मोहभंग। दशकों तक यूपी और राष्ट्रीय स्तर पर मायावती की राजनीतिक चमक धमक दलित समाज की ही देन रही। वो इस समाज की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। 2014 और 2017 तक आते आते मायावती से उनका मोहभंग हो गया। इस समाज की अपनी उपजाति जाटवों को छोड़ दें तो बाकी दलित जातियां बसपा से छिटकी हुई हैं। भीम सेना के उभार में नए जाटव नेतृत्व के संकेत मिल रहे हैं। बीएसपी से मोहभंग होने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने 2015 में भीम पार्टी और 2020 में आजाद समाज पार्टी का गठन किया। ये अहम दलित संगठनों में से एक है। आजाद जाटव हैं और यूपी में नई दलित राजनीति का अहम चेहरा भी बन गए हैं। 2014 में दलित वोटरों में परिवर्तन की लहर ने उन्हें नरेंद्र मोदी की तरफ झुकाया। 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी विधानसभा चुनाव में ये ट्रेंड जारी रहा और बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली। कभी कांग्रेस की अखिल भारतीयता के पीछे दलित मुस्लिम जनाधार मुख्य होता था। इसी जनाधार के खोते जाने से कांग्रेस हाशिए पर जा रही थी और भाजपा को अपने अखिल भारतीयता पर मुहर लगाने के लिए दलित समाज के समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस समुदाय की राजनीतिक असर को समझा और सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास में सबकी भागीदारी के लक्ष्य को साधने की कोशिश की। कांग्रेस स्वभाव से ही दलित विरोधी है। बाबा साहब के बाद दशकों
दूसरा दलित कानून मंत्री भी भाजपा ने ही बनाया है। हमारे राजस्थान के ही अर्जुन राम मेघवाल जी आज देश के बड़े बड़े कानूनों को बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी को दलितों का मिल रहा समर्थन सिर्फ राजनीतिक मामला भर है या फिर बीएसपी का कमजोर पड़ जाना है, या फिर इसका दूसरा मतलब भी है, वो ये कि दलित आंदोलन अब हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है। यूपी में वाल्मीकि जैसी जातियों का हिंदुत्वकरण 19वीं सदी के आखिर से चल रहा है। आज ये एक सामाजिक और राजनीतिक अभियान बन चुका है। ये चुनाव के नतीजों में साफ दिखाई दे रहा है। दलित समाज को एकजुट करने और उन्हें एक सशक्त राजनीतिक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने का काम काशीराम जी ने किया। वो इन समुदायों को यह भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि उनकी खराब हालत के लिए सवर्ण मानसिकता वाले राजनीतिक दल जिम्मेदार है। दलित समाज को एकजुट करने में यह नैरेटिव काफी असरदार साबित हुआ और बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने इसे खूब बुनाया। बसपा की यूपी में सियासी जमीन को मजबूत बनाने में इस समाज ने उनका पूरा साथ दिया, मगर मायावती उन्हें महज वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल करती रही। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बावजूद मायावती इस समाज का उस तरीके से उत्थान नहीं कर पाई जितनी उनसे उम्मीद की जा रही थी। लिहाजा 2 दशक का मायावती का दलित समाज का वोट बैंक उनसे छिटक गया और उसके बाद से छिटकता ही रहा। पीएम मोदी ने बदली परिभाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने समाज कल्याण की योजनाओं के जरिए अंतिम पायदान पर खड़े दलित समाज को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहली बार देश निर्माता के रूप में खड़ा किया। संसद में पहली बार 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने और अंबेडकर के योगदान को याद करने की परंपरा शुरू हुई। उनके जीवन काल से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया गया। उनकी जन्मभूमि महू, लंदन में शिक्षा भूमि के रूप में अंबेडकर मेमोरियल, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में चैत्य भूमि और दिल्ली में नेशनल मेमोरियल के रूप में महापरिनिर्वाण भूमि का विकास किया गया। पीएम मोदी की कोशिशों का ही नतीजा है कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र में बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। इस पूरे प्रयास का असर राजनीतिक रूप से भी दिखा। मायावती जहां अपने ही गढ़ में हाशिए पर खड़ी हो गई, वहीं बीजेपी की तरफ दलितों का रुझान बढ़ता चला गया। बदला मिजाज राजनीतिक दलों को, खासकर इन्हें अपना वोट बैंक मानने वाली पार्टियों को डरा रहा है। हर एक राजनीतिक दल खुद को उनके साथ खड़ा दिखाना चाहता है। हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा आदिवासी वर्ग है, तो दिल्ली में 90 अफसरों से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के क्यों हैं? अगर आदिवासी वर्ग 10-15% है, तो 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय आदिवासी वर्ग क्यों ले रहा है? यह शर्म की बात है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण कर दलित समाज को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब वो काफी बदल चुका है। राजनीति की जो नई परिभाषा गढ़ी गई है, उसमें तमाम पार्टियों को मतदाताओं की कसौटी पर कसे जाने की बारी आ चुकी है। अब सिर्फ नारों से या फिर एकाध कार्यक्रमों को पूरा करके किसी समुदाय के वोटर को अपनी तरफ खींच पाना आसान नजर नहीं आता। ये चुनाव नया इतिहास रचने का चुनाव है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस महायज्ञ के लिए बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर ही भरोसा किया है। चुनाव में दलित राजनीति को लेकर इस चुनाव में सबसे ज्यादा हलचल है। मायावती की बसपा चुनावी रण में असरदार तरीके से नजर भी नहीं आ रही। कांग्रेस और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने इस बार यूपी की सभी सीटों पर अपनी जीत का लक्ष्य रखा है और इस लिहाज से दलित समाज के वोट बैंक की खास अहमियत है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन में सीधे टक्कर है और दलित समाज के वोटों को लेकर दोनों में जबरदस्त घमासान है। इस समाज पर बीजेपी की जो पकड़ मजबूत हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए विपक्षी गठबंधन ने संविधान और आरक्षण को लेकर नया राग अलापना शुरू कर दिया है। विपक्षी गठबंधन बीजेपी पर यह आरोप लगा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी ने जो बंपर जीत का लक्ष्य रखा है, उसका मकसद संविधान को बदलने के साथ ही आरक्षण को खत्म करना है। इस नैरेटिव के जरिए विपक्ष पिछड़े दलितों और यादवों के वोट बैंक को साधने की कोशिशों में है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के इस हमले पर पलटवार करते हुए साफ कर दिया कि यह आरोप बेबुनियाद है और उनके रहते ऐसा कोई नहीं कर सकता। दलित समाज को लेकर नया सियासी घमासान जारी है। बसपा ने बढ़ाया जनाधार।
बाबा आंबेडकर के विचार और क्षेत्रीय दलित नेताओं के आंदोलन ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में चाहे जितनी लहरें उठाई हों, सत्ता की राजनीति से दलित सशक्तिकरण का प्रयोग कांशीराम ने ही सफल करके दिखाया। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाकर कांशीराम ने दलित यानी बहुजन समाज को राजनीतिक तौर पर एकजुट किया। वे दलित वंचित जातियों को भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि उनकी दयनीय हालत के लिए सवर्ण मानसिकता वाले राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं और इसे बदलने के लिए बसपा को सत्ता तक पहुंचाना जरूरी है। कांशीराम की बसपा अपने शुरुआती दिनों में सिर्फ बहुजन समाज के कल्याण की बातें करती, लेकिन जब राजनीतिक दबाव बढ़ना शुरू हुआ और बसपा को अपने दायरे से बाहर निकलने के लिए विवश कर दिया गया, तो मायावती सत्तावादी राजनीति की प्रतीक बनी। अब उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में बसपा ने अपने बलबूते सरकार का गठन किया तो सामाजिक सोच को एक नई दिशा मिली। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों ने मुद्दे पर नया राग अलाप कर बीजेपी की इस वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की। इस मामले में विपक्ष को पहले भी झटका लग चुका है। इसके बावजूद विपक्ष जिस तरह से इस मुद्दे को उछाल रहा है, उसने बीजेपी के नेताओं में माथे पर चिंता की लकीरें खींची। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। दलित समाज में जिस तरह से राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, उसे देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि वो अपने मताधिकार के इस्तेमाल में इसका पूरा ध्यान रखेंगे। फिलहाल जो सियासी समीकरण बन रहा है, उसमें किसी भी पार्टी के लिए इस बात का दावा करना मुश्किल है कि दलित समुदाय का वोट उसे ही मिलेगा। चौबीस के चुनावी नतीजे कई लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसमें बीजेपी ने अपने लिए जीत का लक्ष्य बढ़ा रखा है और विपक्षी गठबंधन में इसको लेकर खलबली है। शुरुआती तौर के मतदान में बीजेपी की चुनाव प्रचार में आक्रामकता ने विपक्षी गठबंधन की हालत पस्त कर दी, मगर हर चरण के मतदान के बाद सियासी घमासान तेज हो रहा है और विपक्ष भी साम दाम दंड भेद की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। एक तरफा दिखने वाले चुनाव में विपक्ष की तरफ से जो चैलेंजेस पेश किए जा रहे हैं, उससे पिछले चुनावों के समीकरण पर असर पड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने सिर्फ सभी मुद्दों पर मुखर है, बल्कि इंडिया गठबंधन को घेरने की भी कोशिश जारी है। जातीय समीकरण के मामले में विपक्ष को बीजेपी पहले भी झटका दे चुकी है, मगर इस बार का चुनावी समीकरण क्या कहता है, ये देखा जाना अभी बाकी है। दलित वोटर किसके सपोर्टर, हमारी इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।